हेलो स्टूडेंट्स, ध्रुवेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ साइंस में से 2.1A टॉपिक है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर हम कहें कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या है। जीवन की आधारभूत इकाई होती है कोशिका। ठीक है, अब सबसे पहले आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कोशिका क्या होती है। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा कोशिका, कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है, किसने खोज की। दूसरा हमारा टॉपिक है वो रहेगा कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा संरचना, कोशिका की संरचना। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ रहेगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है, आज हम ये 5 टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका का जो अगर हम नॉर्मली देखें तो जैसे हम कमरा बनाते हैं, कमरे में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट और आधारभूत चीज होती है वो लगती है ईंटें, उसके अलावा सीमेंट, बजरी, क्रशर, ये सब कुछ लगता है। ठीक है, तो मेन जो उसका कंपोनेंट जो इकाई है वो ईंट है। इसी तरीके से हमारे शरीर की या पेड़ पौधों के शरीर की जो मेन इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखें तो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं। वो जो एक कंपार्टमेंट है एक कोशिका को रिप्रेजेंट करता है कि कोशिका एक वैसी होती है और वैसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलके जो है एक छत्ते का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले कोशिका वर्ड यूज किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका वर्ड यूज किया था 1665 में। उसी ने बताया था कि कोशिका जो है मधुमक्खी के छत्ते के कंपार्टमेंट जैसी दिखाई देती है अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखें तो। ठीक है, तो इसका नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत जो है मैथियस स्लीडन ने तो दिया था 1838 में। ठीक है, उसी के बाद एक और थियोडार खान ने ये दिया था 1839 में। ठीक है, तो दो लोगों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत में क्या है, 4 पॉइंट दे रखे हैं आपकी बुक में, वही बताऊंगी। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक इकाई होती है। किसी भी वस्तु की, किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कि कोशिका में जो है सारी उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं कोशिका में होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है आनुवांशिकता की इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, आनुवांशिकता की इकाई होती है। अब ये आनुवांशिकता क्या होती है ये मैं आपको जब इसका टॉपिक आएगा एक चैप्टर में तो वहां आपको डिटेल में बताऊंगी कि आनुवांशिकता क्या होती है। उपापचय क्रियाएं क्या होती है, उपापचय क्रियाएं ये होती है कि देखो जो भी टूट फूट होती है हमारी बॉडी में या कुछ नया बनता है, तो ये जो टूट के नया बनना या टूटना, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो खाना टूटेगा तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तो वो टूटना हो गया। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो कुछ प्रोटीन्स बनते हैं तो वो बनना हो गया। तो इस तरह की ये जो क्रियाएं होती है ये सब कोशिका के अंदर होती है। ठीक है। और आनुवंशिकता की इकाई कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो कोशिका के जरिए ही जाते हैं, तो ये आनुवंशिकता की इकाई भी है।
फोर्थ जो है नई कोशिका। नई कोशिका जो है हमेशा पुरानी से ही बनती है, कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनती है, ठीक है। देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो है ही नहीं वो बन जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी जो पहले कोशिका है उसी से टूट के या डिवाइड होके या रिप्रोडक्शन होके या किसी भी तरीके से नई कोशिका पुरानी से ही बनेगी, शून्य से नहीं बनती, वैक्यूम से नहीं बनती, ठीक है। तो ये चार जो है, ये जो चार पॉइंट है ये बताते हैं कोशिका सिद्धांत ये होता है, ठीक है। दिया किसने और सिद्धांत क्या है। जब ये क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका सिद्धांत क्या है तो सबसे पहले एक लाइन में लिखना है कि ये किसने दिया, ठीक है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत के ये 4 पॉइंट है, ठीक है। ये चारों पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका की संरचना। वैसे तो कोशिका बहुत ज्यादा डीप है, इसके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिका की संरचना में अगर हम बात करें तो कोशिका जो है मेनली 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कोशिका भित्ति, ठीक है, दूसरा जीवद्रव्य, ठीक है, और तीसरा रिक्तिका। ठीक है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और रिक्तिका वैक्यूल्स। ये लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा एक बार बता देती हूँ। सेल वॉल क्या होती है कि कोशिका की बाहरी कवरिंग होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका में भी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति या सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होती है, ठीक है। ये क्या करती है, एक तो शेप देती है, ठीक है, पौधे को, सॉरी कोशिका को शेप देती है, उसकी बाहरी जो है अनवांटेड जो बैक्टीरिया है या कोई शोक वगैरह है या कुछ चोट वगैरह है उससे प्रोटेक्शन करती है। इसके अलावा जो है इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ते हैं, जिनको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। उनकी हेल्प से जो है सेल के जीवद्रव्य का जो है आदान प्रदान भी होता है। कुछ मैटर जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कुछ सामान जा रहा है, कुछ पदार्थ जा रहे हैं तो उसका आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से सेल वॉल के कुछ काम होते हैं, ठीक है। जीवद्रव्य क्या होता है, जीवद्रव्य क्या होता है, जेली जैसा चिपचिपा सा तरल रंगहीन पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारे जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कोशिका के जो कोशिका के जितने भी पार्ट हैं, भाग है, अंग है, वो सारे उसके अंदर रहते हैं। न्यूक्लियस रहता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और जो बाकी के भाग है उनके जो है स्थानांतरण के लिए जगह देता है प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य जो है, ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं जीवद्रव्य के भी। उसके बाद होता है रिक्तिका। रिक्तिका कुछ खाली जगह होती है कोशिकाओं के अंदर, जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर बहुत बड़ी रिक्तिका होती है, और जो जंतु कोशिका उसके अंदर छोटी छोटी होती है। ये मोस्टली इनके अंदर या तो रस भरा हुआ रहता है या फिर कोई गैस भरी हुई होती है, या कुछ जो फूल वगैरह होते हैं उनके रंग होते हैं, वो केमिकल्स, वो जो है रसायन भरे हुए होते हैं जिनकी वजह से फूल को, पत्तियों को रंग मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ काम होते हैं वैक्यूल्स के। इसके अलावा स्फीति प्रदान करती है, टर्जिडिटी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे कुछ पानी में तैरने वाले फूल हैं, पत्तियां हैं, तो वो हल्के रहते हैं, वो पानी में डूबते नहीं। जो पानी के किनारे मोस्टली जो पौधे होते हैं उनमें, या पानी के अंदर जो पौधे उगते हैं उनके केस में ये काम करती है वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ऐसे नहीं करना, ये तो जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है, आपकी बुक में दे भी रखा है, लेकिन आपको बनाना है ये, ठीक है। आप जो है इसमें नेट की हेल्प ले सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हैं, वहां से आप बेसिक सा स्ट्रक्चर निकाल के बना लीजिएगा, जंतु कोशिका का भी और पादप कोशिका का भी। आपकी जो बुक में दे रखा है ऑलमोस्ट वो मुझे ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं है ज़्यादा, तो नेट की हेल्प से आप ये डायग्राम बनाइए। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अंतर भी थोड़ा थोड़ा साथ में ही पता लग जाएगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, बाकी बाद में हम थोड़ा सा ज़्यादा भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं
साथ साथ आपको बना रही हूँ, बना के दे रही हूँ। एक बार यहाँ से मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ जंतु कोशिका, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साइड में बता रही हूँ मैं पादप कोशिका, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम छोटा सा बनाऊंगी मैं, ज्यादा बड़ा नहीं, सॉरी बनाऊंगी लेकिन बाद में रब कर दूंगी, इसलिए एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जंतु कोशिका है, इसकी बाहरी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, हिंदी में बोलें तो कोशिका झिल्ली। उसके अंदर ये जो लिक्विड सा पदार्थ होता है इसको प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं या साइटोप्लाज्म भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में जो है सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, साइटोप्लाज्म में सेल के जो ऑर्गन होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन आप इसको प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, या साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद इसके सेंटर में जो है एक भारी सा न्यूक्लियस रहता है, उसके अंदर एक और छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। और इसी के अंदर ये केंद्रिका, ठीक है, न्यूक्लियोलस, हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं और वैसे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी के साथ जो है इस तरीके से जो है संरचनाएं होती है, जो इसी जो न्यूक्लियस की वॉल होती है इसी से निकलती है और पूरे जो है फैली हुई होती है इसके आसपास, ठीक है, ठीक है। इनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इनको, ठीक है। ये सेल का पावर हाउस होता है, यहाँ से खाना बनता है इसका, ठीक है, इसलिए सेल को का पावर हाउस भी बोल देते हैं। इसके अलावा कुछ राइबोसोम्स होते हैं, कुछ इसके ऊपर लगे हुए होते हैं, कुछ ऐसे फ्री होते हैं, इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। ये प्रोटीन बनाते हैं इसलिए इनको प्रोटीन बनाने की मशीन या प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। और आनुवंशिकता की जो इकाई है डीएनए है, मोस्टली इसके अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, ओके, और आरएनए बाहर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, और कुछ वैक्यूल, सॉरी इसके अंदर छोटी छोटी दिखा सकते हो आप वैक्यूल, बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने करवाया आपको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हमें नहीं करना इतना, ठीक है। इसके बाद मैं करा रही हूँ आपको जंतु कोशिका, ठीक है, इसी के साथ में ही, ठीक है। जंतु कोशिका में क्या करते हैं, इस तरीके से शेप जरूरी नहीं है कि आप ये लें, शेप मैंने बस आपकी सहूलियत के लिए ले लिया, बाकी आप ये लेना चाहे तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग होती है ये सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ठीक है। आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, और इसके अंदर वाली जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ी सी रिक्तिका होती है इसके अंदर जो न्यूक्लियस को एक तरफ धकेल देती है इसमें, ठीक है। ये क्या है, रिक्तिका या वैक्यूल्स, एक वैक्यूल होती है बड़ी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस ही दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये वाला। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म इसमें भी होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं इसमें, राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये है
पादप कोशिका का बेसिक सा स्ट्रक्चर। जो ये सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, ठीक है। अब यहाँ से ये स्ट्रक्चर के साथ साथ ही मैं एक एक लिखती रहूंगी और आप वहीं से नोट करते जाइए। यहीं पे मैं डिफरेंस 1 बाय 1 लिखूंगी और साथ में रब करती जाऊंगी, तो आप ये नोट कर लीजिए। पहला डिफरेंस जो है, इसमें पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। यहाँ पे एक एक अंतर लिखती जाऊंगी, वही आप नोट करते जाइए। और इधर जो है कोशिका भित्ति नहीं होती, नहीं होती, पूरी लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड डिफरेंस, इसमें देखो छोटी वैक्यूल होती है या नहीं होती, इसमें बड़ी रसधानी होती है, रसधानी बोलते हैं इसको, बड़ी रसधानी होती है, ठीक है। इसमें रसधानी या तो होती नहीं या छोटी छोटी बहुत सारी रसधानियां होती है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा इसमें जो होती है हरित लवक होते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक होते हैं, हरित लवक, जिनकी वजह से इनके जो पौधे जो है, जिनके पत्ते होते हैं उनका हरा रंग होता है, तो यहाँ पे हरित लवक होते हैं, यहाँ पे हरित लवक नहीं होते, ठीक है। और अंतर अभी मैं करवा रही हूं आपको, ये नोट कर लीजिए आप एक बार, ठीक है। तीन डिफरेंस हो गए, मैं आपको 5 करवाऊंगी, बाकी और आप कर सकते हैं, ठीक है। देखियो, इसमें जो होता है भोजन जो है कवक को छोड़ के, इसमें भोजन जो है मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ठीक है। और सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, इसमें जो भोजन है वो मंड के रूप में, कवक को छोड़ के मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में भोजन जो है संचित रहता है, जबकि इसमें ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन जो है संचित रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है, ये तो फोर्थ हो गया ग्लाइकोजन। फिफ्थ डिफरेंस, पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी, मैंने बताया नहीं ये पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा अगर हो सके तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इस तरीके का दूसरे उससे बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में बाद में करेंगे हम इसको, ठीक है। वो इसमें ज्यादा होते हैं, विकसित ज्यादा होते हैं, गोल्जी बॉडी इसमें कम विकसित होते हैं और बहुत कम बिखरे हुए होते हैं दूर दूर तक। इसमें गोल्जी बॉडी जो है ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। और डिफरेंस भी कर लेते हैं, चलो एक आधा। विभाजन में कोशिका विभाजन में डिफरेंस होता है दोनों में। मैं आपको बता देती हूँ, लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है कि इसमें क्या होता है कि इस तरह की एक खांच बनती है इस तरीके से, ठीक है, जो बाहर से अंदर की ओर जाती है और वो सेल को 2 भागों में बांट देती है। अभी आगे बढ़ के इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड कर देगी, जबकि इस केस में यहाँ से बननी स्टार्ट होती है, जो इस साइड और इस साइड चलती है और उसके बाद ये कोशिका को 2 भाग में बांट देती है। तो इस तरीके से इसका विभाजन में डिफरेंस होता है दोनों में। इसके अलावा एक और डिफरेंस 7वां और लिखना चाहें तो इसमें जो है सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल कुछ पार्ट होते हैं जो कोशिका विभाजन के टाइम मोस्टली बनते हैं, वो इसमें जंतु कोशिका में होते हैं लेकिन पादप कोशिका में नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ 7 डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। आपकी बुक में थोड़ा आपकी बुक में भी 7 ही दे रखे हैं, 7 ही मैंने आपको बताए हैं। आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं, इनको एक लाइन में आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पहले मैं इसमें आपको 10 अंतर बताऊंगी, 10 ही याद कर लीजिएगा, काफी है। तो पहले हम करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये जो है दोनों क्या है, कोशिका के टाइप है। अगर ये पूछा जाए कि टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जिस तरीके से हमारा एक पुराना फोन होता है बटन वाला और एक नया एंड्रॉयड फोन होता है, वैसे ही इन दोनों कोशिकाओं में भी अंतर है। प्रोकैरियोटिक प्राचीन कोशिकाएं होती है और यूकैरियोटिक मॉडर्न कोशिकाएं होती है। प्राचीन इसलिए कि जब डेवलपमेंट हुआ था, ऑर्गेनिज्म बनने स्टार्ट हुए, तो पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी और अब जो है जो कॉम्प्लेक्स सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, अब भी ये प्रेजेंट है। किस में है वो हम अभी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो अब भी जीवाणुओं में और नीले हरित शैवाल, वायरस और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो होती है, ये होती है अभी भी प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल जितने भी प्लांट्स और एनिमल, जंतु और पादप कोशिकाएं जो हैं, उन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल करने से पहले मैंने आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया था थोड़ा सा, उन्हीं स्ट्रक्चर के आधार पे हम इसमें डिफरेंस करते जाएंगे। तो पहला जो दूसरा डिफरेंस है कि जो केंद्रक होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक मैं आपको करवा चुकी हूँ, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रक कला अनुपस्थित, और इसमें केंद्रक कला उपस्थित, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। अब केंद्रक ही नहीं है तो उसके बाहर की झिल्ली कहाँ से होगी, तो इसमें जो बाहर की केंद्रक, न्यूक्लियस की बाहर की जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट जो है केंद्रिका न्यूक्लियोलस, इसमें नहीं है, इसमें है, उपस्थित है। इसमें जो डीएनए है, क्योंकि डीएनए यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए जो है जीव द्रव्य में वैसे ही गुच्छे के रूप में पड़ा है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है केंद्रक के अंदर है। तो ये आपके 5 डिफरेंस है। अब अगले 5 डिफरेंस हम करते हैं। तो अब हम करते हैं बाकी के 5, एक एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, आप लोग 10 याद कर लीजिए, काफी है, सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट 6 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जाल जैसी संरचनाएं होती है जिनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, उसमें होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया सेल के क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं। सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित है और इसमें उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, जिनकी वजह से रंग आता है, हरा रंग आता है मेनली पौधों में, वो इसमें अनुपस्थित है और इसमें उपस्थित है। यूकैरियोटिक सेल में होता है और इसमें नहीं होता। राइबोसोम जो है, इनके होते तो दोनों में हैं लेकिन इनके टाइप अलग अलग होते हैं। ये 70S होता है, ये 80S होता है। अब S होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, ठीक है। 10वां जो है रसधानी, जैसे मैंने आपको बताया था जो खाली जगह होती है जिसमें या तो रस भरा होता है या गैसेस भरी होती है, ठीक है। तो रसधानी इसमें नहीं होती, इसमें होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में बहुत कम या न के बराबर होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में ये ज्यादा होती है या बड़ी होती है। इसके अलावा कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो इसमें होती तो है लेकिन अमीनो अम्ल से बनी हुई होती है, अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पादप कोशिकाओं में ही होती है। जंतु कोशिकाओं में तो कोशिका भित्ति होती भी नहीं है, पादप कोशिकाओं में होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। तो यहाँ मैंने 4-5 टॉपिक आपको फर्स्ट इस चैप्टर के करवाए हैं, बाकी जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आप साथ साथ नोट्स बनाइए तो बेटर रहेगा, क्योंकि नोट्स से जो है चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती है। साथ में मेरा लेक्चर देखिए, साथ में आप अपनी बुक की हेल्प लीजिए और नोट्स आप बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू।